देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में जो प्रावधान बताया जा रहा था वह 45 से लेकर 51 तक हमने बताया था। इसमें आपको ये बताया गया था कि इसमें एक्सपर्ट की भी ओपिनियन आपका न्यायालय ले सकता है, और जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है उसकी भी ओपिनियन ले सकता है। फिर एक जनरल रूल बताया गया था कि जनरल रूल या सामान्य नियम यह है कि न्यायालय एक्सपर्ट का एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है, और वह उसे किसी राय या किसी के विचार की आवश्यकता नहीं है। तो न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है। ये बात आपका 73 से निकलती है, और कल आपका थोड़ा बहुत बता भी गया था, आगे बताया जाएगा अभी। फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में जो प्रावधान किया गया है आपका 45 में किया गया है, फिर आपका 45 ए में किया गया है, फिर 46 में, और फिर 51 में, ये याद रखना है। और जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि आपका जो व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं है, उनकी राय या विचार या ओपिनियन को जो रेलेवेंट बनाया गया है, बताया गया था आपका 47 में, 47 ए में, 48 में, 49, 50 और 51 में। यानी कि 51 आपका चाहे एक्सपर्ट हो या न हो, जो ये राय का बेस है, ओपिनियन का बेस है, वह भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपका आया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या अपनी राय का आधार दे सकता है कि नहीं, साक्ष्य में दे सकता है। तो आपका अविशेषज्ञों की राय चल रही थी, इसमें हमने आपका 47 में बताया था। और फिर एक बार 47 देखिए, जो हेड राइटिंग है या हस्तलेख है उसके बारे में जो अविशेषज्ञ है उसकी राय कब सुसंगत होगी। तो किसकी राय, फोट पिछली बार आपका क्वेश्चन आ चुका है कि आपका हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी। तो आपका 47 मारना है, और हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत है, यानी कि हेड राइटिंग से जो वाकिफ हैं। तो आपका पिछली बार क्वेश्चन ये बना था कि कब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हेड राइटिंग या आपका हेड राइटिंग से या साइन यानी कि हस्ताक्षर से परिचित माना जाएगा। तो भाई परिचित तब माना जाएगा जब आपका, या तो पहला हमने बताया था कि आपका कारोबार के अनुक्रम में पत्र व्यवहार किया हो, या उसके सामने रोज लिखता हो, या आपका परिचित हो, यानी कि आपका, यानी कि एक लाइन कह सकते हैं कि लेटरबाजी हुई है, या आपका कह सकते हैं कि उसके अधीन व्यक्ति था और रोज लिखकर उसके पास क्या करता था, ले जाता था। तो यानी कि अविशेषज्ञ की राय 47 में आपका साइन या हेड राइटिंग किस व्यक्ति की है, यह साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए एविडेंस में रेलेवेंट होगा, यानी कि प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद आपका 47 ए आता है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसके बारे में ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी। तो जब न्यायालय में प्रश्न ये है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइन है क्या किसी व्यक्ति का है कि नहीं, तो बस एक लाइन इसमें याद रखना रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में किसकी राय सुसंगत होगी, वही एक शब्द पकड़िएगा, और वही बार बार प्री में पूछा जा रहा है। देखिए शब्द भाई, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक साइन के बारे में ओपिनियन बनानी हो, तो तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी
जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट जिसने इशू किया था। यही लाइन याद रखिए। आपका क्वेश्चन का मॉडल, ये दो तीन मॉडल प्री में केवल बनता है। पहला मॉडल आपका ये बना कि इलेक्ट्रॉनिक जो हस्ताक्षर होता है वह, बैठिए भाई कहीं बैठ, इलेक्ट्रॉनिक जो हस्ताक्षर होता है वह किस सेक्शन में रेलेवेंट है, मैंने आपका उसके बारे में राय, तो 47 है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि किसकी राय सुसंगत होगी, यही आपको याद रखना है। तो जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इशू किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट जिस प्राधिकारी ने जारी किया था, वह विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन आपका विवाद होने पर न्यायालय उसकी ओपिनियन ले सकता है, उसकी राय ले सकता है। यही प्री में कई बार पूछा है, तो जो लाइन है वही आपका रट कर जाना है। इसके बाद आइए 48, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। राइट यानी कि अधिकार या रूढ़ यानी कि यूजेज के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, यानी कि राइट के बारे में या कस्टम के बारे में या यूजेज के बारे में, यानी कि अधिकार, आपका प्रथा या रूढ़ के बारे में जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, जो व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं है, उनकी ओपिनियन, उनकी राय कब साक्ष्य में उस अधिकार को या प्रथा को या रूढ़ को साबित करने के लिए प्रस्तुत की जा सकेगी। तो आपका यहाँ से भी यूपी जे में और एपीओ में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से जो आपका मॉडल बना है प्री में, वह ये बना है कि 48 किसकी आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन है, किसका पूरक धारा है, तो 13 मार्क कराइएगा। यानी कि धारा 48 पहला जो क्वेश्चन बना है, धारा 13 की पूरक धारा यानी कि सेक्शन 13 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है, तो आपका जवाब रहेगा 48। या धारा 48 किसकी पूरक धारा है, तो आपका जवाब रहेगा 13 की। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका अच्छा ये भी बना है कि सेक्शन 48 के तहत किस प्रथा या रूढ़ के बारे में ओपिनियन को सुसंगत या रेलेवेंट बनाया गया है। उसमें दिया है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, इसके बाद दूसरा दिया है जनरल यानी कि सामान्य, फिर तीसरा दे देगा आपका फैमिली यानी कि पारिवारिक प्रथा रूढ़, और उपर्युक्त सभी। तो थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी है यहाँ क्वेश्चन पर। आपका 48 का आपका एक्सप्लेशन से उठाना है। देखिए आपका अभी हम कोरिलेट पहले कर लें, तब आपका 48 के एक्सप्लेशन से उठाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका प्री में बना है वह ये बना है, अभी बिहार झारखंड तमाम राज्यों में ये मॉडल बना कि कस्टम और यूजेज को यानी कि प्रथा और रूढ़ को एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ आपका प्रोविजन किया गया है, कहाँ कहाँ प्रावधानित किया गया, ये क्वेश्चन आपका वर्तमान में बन रहा है। तो जितने सेक्शन हैं, एक दिन मैं बताया भी था आपका, जब सेक्शन 32 चल रहा था तो उस समय मैं बताया भी था, और वहाँ दो आपका कह सकते हैं कि धाराएं थी, मैंने दो खंड थे, लेकिन फिर एक बार देखिए पूरी धाराएं रट कर जाइएगा। आपका 13, इसके बाद आपका 13 के बाद 32 का क्लास आपका 4, फिर 32 का क्लास 7 याद रखना है, फिर 48 याद रखना है, बैठिए पीछे, 48 के बाद 49 याद रखना है,
और 49 के बाद हमने बताया था सेक्शन 92 का प्रोविजो नंबर, यानी कि परंतुक नंबर कौन सा, 5। अब सेक्शन 13 और 48 में आपका पहले कोरिलेशन करना है, यानी कि आपका सेक्शन जो ये है, आपका कह सकते हैं कि 13 में और 48 में। तब 48 के बाद आपका कोरिलेट करना है, और 48 से किसको कोरिलेट करना है, आपका 32 का कौन सा क्लाज का, 4 का। देखिए कह करके, जहाँ तक सेक्शन 13 की बात है, सेक्शन 13 के तहत सभी प्रकार के रूढ़ अधिकार और प्रथाओं को रेलेवेंट बनाया गया है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रथा हो, पारिवारिक प्रथा हो, या कह सकते हैं इधर बैठिए हो, इधर आकर, यहाँ जगह बैठिए अंदर, या व्यक्तिगत प्रथा हो, या सार्वजनिक प्रथा हो, सामान्य प्रथा हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है कि सेक्शन 13 में कौन सा कस्टम यूजेज राइट रेलेवेंट है, तो उपयुक्त सभी मार्क कराइएगा। लेकिन यही आ जाए कि 48 में किस विषय पर, आपका किस कस्टम या यूजेज पर अविशेषज्ञ की राय सुसंगत है, तो उपयुक्त सभी नहीं मारना है, उसमें सामान्य देखना है, यानी कि सामान्य रूढ़ तथा प्रथा, यानी कि जो पर्सनल या पारिवारिक रूढ़ प्रथाएं हैं वह सेक्शन 48 से गवर्न नहीं होगी। तो कौन सी रूढ़ प्रथा, यही गलती होती है, सुधारिए इसको। तो कौन सी रूढ़ प्रथा इसमें सुसंगत है, जो सामान्य हो, या सार्वजनिक कह सकते हो, या पब्लिक की हो, आम जनता की हो, सभी नहीं। अब जो व्यक्ति आपका 48 में उस राइट कस्टम या यूजेज के बारे में विशेषज्ञ नहीं था, अविशेषज्ञ था, अपनी ओपिनियन या विचार या राय प्रकट किया था, और वह व्यक्ति अब मर गया हो, मिल ही नहीं सकता, या बहुत दूर निकल गया हो, या अब एविडेंस देने में कॉम्पिटेंट नहीं रहा, यानी कि असमर्थ हो गया हो, तो कानून ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अब बिना बुलाए ही उसके पूर्ववर्ती राय को आपका क्या साक्ष्य में किया जाएगा, स्वीकार। तो 48 वाला मर गया, तो मरने के बाद आपका कौन सी धारा में उसके एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है या मिल नहीं सकता, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 32 का कौन सा क्लास, 4। भाई ये रट कर जाइए, 48 से ही जुड़ा हुआ है। अब आइए 48 का एक्सप्लेनेशन से शुरू किया जाता है। भाई यहीं से क्वेश्चन आपका बना, अंडरलाइन कर लीजिए, बेरेक्स भी पढ़ते हैं तो। साधारण रूढ़ या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं, यानी कि ऐसे यूजेज और राइट आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए जनरल हैं, आम हैं, या सामान्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अविशेषज्ञ की राय राइट कस्टम यूजेज के बारे में है, वह कौन सा आपका यूजेज या कस्टम या राइट होना चाहिए, आपका सामान्य। सामान्य का मतलब कि ज़्यादा लोग उस प्रथा को क्या करते हो, मानते हो। तो क्या इसमें व्यक्तिगत प्रथाएं आ जाएंगी कि नहीं, नहीं। तो कौन प्रथा और अधिकार आएगा, जो जनरल हो, यानी कि समूह ज्यादा लोग उसको क्या करते हो, मानते हैं। अब डायरेक्ट देखिए, आपका बचा ही क्या, पूरा तो बता ही दिया गया आपका। देखिए, जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व में एग्जिस्ट होना, मौजूद है कि नहीं, ओपिनियन बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की ओपिनियन रिलेवेंट होगी जो, यदि
उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते। यानी कि अगर वह प्रथा रूढ़ या अधिकार मौजूद होता तो वे लोग जानते रहते, जो लोग माने वे लोग जानते रहते और उस प्रथा रूढ़ के अस्तित्व के बारे में उन लोगों ने कुछ विचार अपना प्रकट किया है, तो क्या उनके विचार सुसंगत होंगे कि नहीं, सच में होंगे? और अगर ये लोग मर गए हैं विचार प्रकट करने के बाद, तो इनके जो विचार हैं क्या वो सुसंगत होंगे कि नहीं? तब भी होंगे। तो मामला एविडेंस के किस सेक्शन में ये जाएगा मरने के बाद? 32 के किस क्लाज में? 4 में। याद रखिएगा। अब 49 आइए। प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब से सुसंगत होगी? देखिए 49 में जहाँ तक बात है, 49 में आपका जिन जिन विषयों पर ओपिनियन सुसंगत है वह आपका है, कह सकते हैं कि मनुष्यों के किसी निकाय या बॉडी, यानी कि कोई संगम है, समूह है, संगठन है, तो उस बारे में किसी व्यक्ति ने क्या प्रकट किया है ओपिनियन, या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों, यानी कि किसी परिवार का क्या प्रिंसिपल है, क्या कस्टम रहा है, उनके बारे में राय सुसंगत, या किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन, यानी कि कोई धार्मिक आपका रूढ़ है उसके भी बारे में राय सुसंगत, कोई खैराती प्रतिष्ठान, खैराती मतलब फ्री वाला ना, तो लिख लीजिए खैराती माने निःशुल्क, यानी कि फ्री में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रतिष्ठान है जो आपका लोगों से पैसा नहीं लेता बल्कि लोगों की फ्री में क्या करता है? सेवा। तो उसको हम क्या कहते हैं? खैराती। तो कहावत भी कही जाती है कि खैरात में मिला है तुम्हें खैरात में मिल गया, एक पैसा नहीं लगाए, बाप की जायदाद थी, मरने के बाद मिल गई, जब पैसा लगाए रहते तब पता लगता कि पैसा कमाने में कितना दम लगता है। तो खैरात का मतलब क्या हुआ? फ्री का चंदन अघासा रघुनंदन ना, है तो ये समझिए खैराती मतलब फ्री होता है। तो देखिए आपका ये इसका मतलब आपका फिर देखिए, विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों का अर्थ, तो इसको बनारस से जोड़ सकते हैं कि किसी विशिष्ट जिले में किस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाता है, इस बारे में भी अविशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी कि विसंगत, रेलेवेंट होगी कि इरेलेवेंट, रेलेवेंट होगी। जैसे बनारस का उदाहरण दिया जाता है, क्या गुरु, क्या हाल चाल है, तो वहाँ गुरु का दो मतलब होता है, एक गुरु घंटाल यानी कि बदमाश, और एक आपका असली गुरु। तो ये इनुंडो कहा जाता है अपकृत में। वक्रोक्ति जिसमें कि दो अर्थी शब्द हैं, तो आपका ये लेले में आया था पिछली बार कि वक्रोक्ति है तो किसको साबित करना पड़ेगा? वादी को कि प्रतिवादी को? तो डिफेंडेंट को नहीं करना है, प्लेंटिफ या वादी, यानी कि जिसे गुरु कहा गया है वह मुकदमा करे और कोर्ट में प्रूफ करे कि ये जो हमें गुरु कहे हैं ये असली गुरु के रूप में नहीं कहे हैं बल्कि हमें बहुत बड़ा क्या कहे हैं? बदमाश। किसको प्रूफ करना पड़ेगा? ये आपका दे दिया था आपका एलएलएम में भाई, यहाँ तो वादी को, प्रतिवादी को नहीं, किसको? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलएम में आया था क्वेश्चन। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन, बहुत ज्यादा 49 नहीं पढ़ा जाता, एक लाइन बस ये आया कि जो आपका धार्मिक जो निकाय हैं या बाड़ी हैं या जो खैराती संस्थान हैं निःशुल्क वाले, तो उनका शासन कैसे चलता है,
उनका संविधान क्या है। जैसे मठ उठ है तो मठों का संविधान क्या है, इनकी परंपराएं क्या है, या आपका ये सब किस सेक्शन में आपका इनकी प्रथाएं और रूढ़ियां और इनका जो प्रिंसिपल है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे मठ चलते हैं, इस बारे में और विशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी किस सेक्शन में 49। फिर एक बार याद रखिए 49 में भी आपका स्पष्ट रूप से प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। पहले कभी क्वेश्चन बनता नहीं था, लेकिन पहली बार आपका झारखंड ने बना दिया और उसी में जोड़ दिया 49 भी। तो 49 में भी प्रथा है, आप पढ़ सकते हैं। आपका मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों, पहला ही शब्द है। तो इसमें आपका सेक्शन बस याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए 50। मैं बताया भी था, आपका कह सकते हैं कि यहाँ से पिछली बार आपका सेक्शन एविडेंस के सेक्शन 50 से पिछली बार क्वेश्चन बना था और वह क्वेश्चन डायरेक्ट एलिस्टेशन उठाकर दिया था। अब इसको आपका फिर एक बार मैं एक दिन बताया था कोरिलेट करके, लेकिन फिर एक बार देखिए, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप के बारे में जो ओपिनियन प्रकट की गई है, तो रिलेशनशिप के बारे में जो ओपिनियन प्रकट की गई है, रिलेशन साबित करने के मामले में जो एक्सपर्ट नहीं है उसकी राय भी सुसंगत होगी। तो आपका जब भी ये पढ़िएगा नातेदारी, फिर एक बार कोरिलेट करिए भाई। जब भी आप पढ़िए तो एक तो 32 देखिए तो क्लास कौन सा है, इसके बाद आपका 50 पढ़ना है, फिर आपका 114 पढ़ना है। यानी कि कम से कम आप साक्ष्य अधिनियम का 3 सेक्शन जरूर पढ़िएगा। एक हम बता रहे हैं आपका 114, दूसरा आपका 50 और तीसरा जो सेक्शन पढ़िएगा वह 32 का क्लाज 5। 32 का क्लाज 5 जब भी पढ़िए तो 50 से जोड़कर पढ़िए। यानी कि जो व्यक्ति सेक्शन 50 के तहत नातेदारी या रिलेशनशिप के बारे में कोई अपने आचरण द्वारा कोई राय प्रकट किया है, भाई मुख द्वारा नहीं, किसके द्वारा, बाई कंडक्ट, अभी हम बताएंगे उसको उदाहरण, राय प्रकट किया है, अगर वह व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है या बहुत दूर चला गया है और बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगेगा और समय भी, तो ऐसे व्यक्ति की जो ओपिनियन है बिना बुलाए ही एविडेंस में अब स्वीकार कर ली जाएगी। तो 32 के किस क्लाज में, आपका 5 में। यानी कि 32 के किस क्लाज में, भाई 50 वाला जिंदा है तो स्वयं आकर साक्ष्य दे और मर गया, मिल नहीं सकता, तो इसका जो कंडक्ट द्वारा आपका इसने जो कंडक्ट दिखाया था वह आपका कंडक्ट से रिलेटेड राय आपका सुसंगत होगी। और किस सेक्शन में, 32 के किस में, 5 में। तो जिंदा है तो कौन सी धारा, 50, मर गया तो। और अब आइए, इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार बार आपका बता रहा है कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, यानी कि आपका लिव इन रिलेशनशिप का मतलब कि कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह के ही विवाहिता जैसे एक साथ रहते हैं, तो उसी को हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि ऐसी दशा में ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि मे प्रिजम्पशन
अर्थात न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि भले ये लोग मैरिज न किए हो, लेकिन ये लोग पति पत्नी हैं, तो ये उपधारणा किस सेक्शन में जाएगी? नातेदारी के बारे में, तो सेक्शन 114। अभी लेट केस भी आते रहते हैं, तमाम 114 पर आपका बताया जाएगा। 2-3 केस भी इसमें बताना है कि अगर कोई पुरुष और स्त्री लंबे समय से आपका पति पत्नी के रूप में रह रहा है, तो भले उसने मैरिज न की हो, आपका कानूनन माना जाएगा कि वह मैरिज किए हैं। यानी कि कानून उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, क्या है, कर सकेगा। कर सकेगा मतलब चाहे तो प्रिजम्पशन करे कोर्ट, और चाहे तो करने से क्या कर दे, इनका साक्ष्य मांग सकता है। तब आइए सेक्शन 50 शुरू किया जाए। आपका एक दिन बताया भी गया था, फिर हम दोहरा रहे हैं सेक्शन 50 को। और पिछली बार सतर्क रहिएगा, एपीओ में आपका एलस्टेशन ही पूछ दिया था। कई लोग ले जाकर 114 में मार दिए, 114 में, लेकिन थोड़ा एलस्टेशन भी पढ़िए और याद किए रहे। देखिए आपका नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है? रिलेशनशिप, जैसे कि आपका मान लीजिए पिता पुत्र हो गया, पिता पुत्री हो गई, आपका पति पत्नी हो गए, आपका इत्यादि जो आपस में रिलेशन है, उसके बारे में ओपिनियन। देखिए एक शब्दों को, जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनाना हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका मान लीजिए ए और बी, क्या ए पिता और बी उसका पुत्र है कि नहीं, यानी कि नातेदारी हो गई। और इस बारे में न्यायालय को विचार बनाना है या आपका राय बनानी है, ओपिनियन बनाना है। तो आगे बढ़ा जाए। साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप के एग्जिस्ट होने के बारे में, अस्तित्व न आए तो मौजूद होना। भाई अस्तित्व शब्द न आए तो क्या लिखेंगे? मौजूद होने के बारे में। ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है कि ये हम आपका वह अपनी राय लिखित में प्रकट नहीं किया, वह मौखिक भी प्रकट नहीं किया, बल्कि वह जो आपकी राय प्रकट किया है, वह बाय कंडक्ट किया है। बाय कंडक्ट का मतलब हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन। यानी कि फिर एक बार लिखिए, बाय कंडक्ट का मतलब ये हुआ कि न तो मुख से बोला, न ही लिखा कि ये पिता पुत्र हैं, लेकिन ऐसा वह व्यक्ति आचरण दर्शा रहा है और उसके आचरण से ही निकल रहा है कि ए और बी क्या है, पिता पुत्र। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक व्यक्ति सी है, यह ए तथा बी के प्रति सी ऐसा आचरण दिखा रहा है। भाई मौखिक और लिखित नहीं, बल्कि राय यहाँ कैसी है, कंडक्ट द्वारा, ये नहीं कि लिखित मौखिक मार दीजिएगा। सी ऐसा आचरण दर्शा रहा है और उस आचरण द्वारा ओपिनियन दे रहा है। और सी का आचरण ये है कि सी सदैव जब ए और बी के साथ ट्रांजैक्शन किया है या इनसे मिला है या संव्यवहार किया है या नेट पर जाएंगे तो लेन देन किया है वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं, क्या लिखा रहेगा, लेन देन। यानी कि जब इनसे मिला है तो इनको क्या मानकर मिला है, पुत्र, पिता और क्या, पुत्र। यानी किसी ने ऐसा कंडक्ट दिखाया है कि सी हमेशा ए और बी को अपने आचरण से क्या माना है, पिता पुत्र।
और हमेशा जब मिलता था तो इन लोगों को पिता पुत्र ही मानकर मिलता था। तो क्या सी ने जो कंडक्ट या हाव भाव द्वारा अपनी राय प्रकट की है, मौखिक लिखित नहीं बल्कि किसके द्वारा, चाल चलन रहन सहन द्वारा, तो क्या वह जो राय है कंडक्ट द्वारा जो प्रकट की गई है, नातेदारी को साबित करने के लिए आपका साक्ष्य में सुसंगत होगी कि नहीं होगी। और ये जो सी है, भाई जिंदा है तो खुद आकर गवाही दे, पहला नियम। और अगर मर गया है तो क्या होगा, तो तुरंत पॉइंट पकड़ लीजिएगा, 32 के किस क्लास में जाएगा, 5 में। कि अगर ये कंडक्ट दर्शाने के बाद इसकी मृत्यु इत्यादि हो गई तो इसका कंडक्ट सुसंगत होगा कि विसंगत, यानी कि साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा कि नहीं किया जा सकेगा, किया जा सकेगा। और किस सेक्शन में ये मामला आएगा, 32 के किस सेक्शन में, 5 में। फिर एक बार आपका प्रोविजो भी है, प्रोविजो भी काफी महत्वपूर्ण है। परंतु विवाह विच्छेद अधिनियम यानी कि डाइवोर्स एक्ट 1869 के अधीन प्रोसीडिंग में यानी कि कार्यवाही में या आईपीसी की धारा 494, 495, 497 और 498 के अधीन आपका आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब एक लाइन हुआ कि जो डाइवोर्स अधिनियम है आपका, उस कानून के तहत क्या सेक्शन 50 वाली जो आचरण द्वारा राय प्रकट की जा रही है थर्ड पर्सन द्वारा, वह राय सुसंगत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल इस राय के आधार पर आपका डाइवोर्स के मामलों में फैसला नहीं दिया जा सकता। पर्याप्त नहीं होगी का मतलब ये हुआ कि केवल इस राय के आधार पर कोई फैसला दिया जा सकता है कि नहीं, नहीं। और आईपीसी की 4 धाराएं हैं, यानी कि आपका 494 बाइगेमी, 495 भी बाइगेमी यानी कि दुर्विवाह, एडल्ट्री या जारकर्म 497, और पिछली बार आपका 498 आया था, किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से भगा ले जाना, फुसला ले जाना, बहका ले जाना, तो किस सेक्शन में ये दंडनीय है। पिछली बार जे में आया था तो 498। अब यहाँ जो आपको सतर्क किए रहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, आईपीसी की 494, 495, 497 अब हटा दीजिएगा, क्योंकि मुकदमा चल ही नहीं सकता, क्योंकि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में 2018 में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है और अब ये धारा इन फोर्स नहीं है, यानी कि आपका कोमा में चली गई है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। तो किस केस के कारण इस पर ग्रहण लग गया है, बैरक में बनी हुई है, बस ग्रहण लगा है, और जिस दिन ये ग्रहण क्या हो जाए, दूर हो जाए, कुछ करना नहीं है, ये अपने आप क्या हो जाएगी, पुनर्जीवित। तो जिस दिन ग्रहण दूर हो जाए का मतलब जिस दिन जोसेफ साइन का में दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, उलट दे। भाई ग्रहण हट का मतलब कि उसी से तो ग्रहण है, तो जिस दिन वह क्या करे, उलट दे, ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। तो 497, 498 यानी कि इसके तहत आपका कार्यवाहियों में केवल जो ये कंडक्ट हैं, इस आधार पर क्या किसी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि इनका आचरण है, नहीं। अन्य साक्ष्य जरूरी है, यानी कि अन्य साक्ष्यों का होना अति आवश्यक है।
अब 51 देखिए, हाँ दृष्टांत देखिए भाई, दृष्टांत एक सेक्शन और भाई बनाना है ना। 114 आपका 50 का पहले इलस्ट्रेशन देखिए, प्रयास करिए, उदाहरण आपका अच्छे से तैयार करके जाइए। पिछली बार पहला इलस्ट्रेशन पूछा गया था। प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे, मैरिज किए थे। यह फैक्ट कि यह तथ्य या यह बात कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है कि विसंगत है। सुसंगत यानी कि मित्र जब भी मिलते थे तो मित्र उन दोनों के प्रति जो अपना बर्ताव करते थे, बर्ताव मतलब कि मौखिक लिखित नहीं बल्कि जो आचरण दर्शाते थे, वह उनको पति पत्नी मानकर ही आचरण दर्शाते थे। तो क्या विवाह साबित करने के लिए जो ये मित्र मंडली है, जो अपना कंडक्ट दिखा रही है, यानी कि आपका इनकी कंडक्ट द्वारा प्रकट ओपिनियन रेलेवेंट होगी कि नहीं, विवाह को साबित करने के लिए विवाद उत्पन्न होने पर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मित्र मंडली अगर मिल नहीं सकती, विदेश चली गई, तो इनका जो कंडक्ट द्वारा प्रकट राय थी वह भी रेलेवेंट होगी। लेकिन अब 50 नहीं, कौन सी धारा में मामला जाएगा, सेक्शन 32 के किस क्लास में, 5। और आइए अब एक आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था 114, एक लाइन देख लिया जाए। 114 में आपका ये है कि जो कोर्ट या न्यायालय है कुछ दशाओं में कुछ बातों के बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, कल्पना कर सकता है या उपधारणा कर सकता है। तो भाई कर सकेगा या कर सकता है, तो पहला पॉइंट प्री में पूछा जाता है। सेक्शन 114 में कौन सा प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो आपका फैक्ट है, यानी कि तथ्य की उपधारणा। तो तथ्य की उपधारणा सेक्शन 4 जोड़ना है। सेक्शन 4 में प्रिज्यूम शब्द में समाहित है। किस शब्द में समाहित है, में प्रिज्यूम। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, फिर एक बार तैयार रखिए, न्यायालय प्रिजम्पशन या अनुमान करने के लिए बाउंड नहीं होता। अनुमान न निकाल के प्रूफ या सबूत की मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है किसकी, प्रूफ की, या प्रूफ लाइए, सबूत लाइए, हम अनुमान निकालेंगे कि नहीं। नहीं। और यदि न्यायालय प्रिजम्पशन कर ही लिया, अनुमान निकाल ही लिया, तो इस अनुमान का हमेशा कंट्राडिक्शन किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है, यानी कि आपका तोड़ा जा सकता है, या इस अनुमान को काटा जा सकता है, यानी कि गलत साबित किया जा सकता है। तो भाई अनुमान निकाला जाता है आपका। अगला देखिए 51 सेक्शन। 51 सेक्शन भी प्री में काफी पूछा जाता है कि राय के आधार किस सेक्शन में रेलेवेंट बनाए गए हैं। 51 में तो जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। आपका इलस्ट्रेशन भी कई बार आया है कि कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजन के लिए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है कि नहीं दे सकता है। देखिए 3 मॉडल यहाँ बनता है कि जो राय का आधार होता है या बेस होता है, क्या वह रिलेवेंट होता है कि नहीं। आप मारेंगे होता है, यानी कि साक्ष्य में उन आधारों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिस आधार पर कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन प्रकट किया है।
फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका किस सेक्शन में है कि कोई एक्सपर्ट जो अपनी ओपिनियन दिया है उसका आपका वह उसका आधार बता सकता है और प्रयोगों द्वारा यानी कि क्या क्या वह प्रयोग किया है इस आधार उस प्रयोगों द्वारा तो प्रयोगों का विवरण दे सकता है कि नहीं राय के आधार के रूप में दे सकता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बना है। एक उदाहरण बताया जाए, मान लीजिए कि डॉक्टर ने ये राय प्रकट की आपका 45 में कि गोली 10 मीटर से मारी गई होगी। यह डॉक्टर का विचार है, लेकिन कैसे आप कहेंगे कि 10 मीटर से मारी गई होगी? आप क्या बताइए आधार। जैसे कि एक और उदाहरण दूसरा लीजिए, पहला में जब भी आप कुछ कहिए मैं बता दूं तो या तो वह बात बेयर एक्ट में लिखी हो या बेयर एक्ट में न लिखी हो तो आप केस का सहारा लेते हैं यानी कि न्यायालय द्वारा दिए गए प्रीवियस जजमेंट का, तभी तो अपनी बात कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जो भारत का संविधान है वह इंग्लैंड का संविधान कहा जाएगा, क्या आधार है कि आप भारत का संविधान कहेंगे? तो आपको तर्कों द्वारा काटना पड़ेगा कि नहीं सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही से कहा जाएगा। तो आधार बताइए क्यों कहा जाएगा? तो तुरंत आर्टिकल आप बताएंगे 393 संविधान का कि इसमें स्पष्ट रूप से नामकरण क्या किया गया है इस सेक्शन में, तो 393। उसी प्रकार फिर एक बार याद रखिए कि किस आधार पर राय आपने प्रकट की है वह जो बेस होता है वह भी साक्ष्य में क्या होता है सुसंगत। तो डॉक्टर ने कहा कि गोली 10 मीटर दूर से मारी गई होगी, तो क्यों आप कह रहे हैं भाई अपनी आपकी क्यों राय है कि 10 मीटर दूर से मारी गई होगी? तो 5 साल जो वो एमबीबीएस किया था, प्रयोग किया था, किताबों में पढ़ा था, जो पढ़ा था गोली लगने के बारे में, वह क्या प्रयोगों का वर्णन वह कर सकता है कि नहीं कि हम ये पढ़े थे, इस आधार पर हम बता रहे हैं कि गोली 10 मीटर से ही क्या की गई होगी, मारी गई होगी। क्योंकि डॉक्टर एक अनुमान लगा लेते हैं किस हथियार से मारी गई, कितनी दूरी से मारी गई, गोली कितनी अंदर गई है, कितना गहरा घाव है, क्या आपका इत्यादि बातों पर निर्भर करता है। आर पार हो गई है कि आपका कह सकते हैं कि क्या है, ये तमाम बातें निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार एक्सपर्ट ओपिनियन आपका और जो एक्सपर्ट नहीं है समाप्त हुआ। अब आइए करेक्टर। करेक्टर लास्ट में आपका संगत में करेक्टर दिया गया है। करेक्टर यानी कि सील। सील आपका कहा जाता है। करेक्टर कब रेलेवेंट होगा, आपका सील कब सुसंगत होगा, ये आपको जानना है। तो देखिए जहाँ तक सील की बात है, आपका करेक्टर की बात है, आपका पहला नियम ये जानिए कि सील और ख्याति में आपका सामान्यतः अंतर होता है। सील का मतलब जो अभी कानूनी भाषा में नहीं, अभी आपका बैरक शुरू होने में समय लगेगा। अभी तो सामान्य बातें ही इतनी इसकी है जहाँ से तमाम टेक्निकल क्वेश्चन आपका निकलेगा। उसके बाद तो आपका बेयर एक्ट में दम नहीं है भाई। बेयर एक्ट तो आपका 10-15 मिनट में क्या होगा, पूरी धाराएं निपट जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं वह आसान नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। और 2-3 आपका केस भी याद रखना है, मैं अभी बताऊंगा। पहले शुरुआत किया जाए आपका सील और ख्याति। जहाँ तक करेक्टर या सील की बात है,
सील और ख्याति में सामान्यतः अंतर होता है। सील का मतलब हुआ वास्तविकता। वास्तविकता का मतलब कि वास्तव में वह व्यक्ति कैसा है, यह सील कहा जाता है। और ख्याति का मतलब ये हुआ कि आम जनता उसे क्या समझती है, यानी कि आम जनता उसके बारे में या आम लोग उसके बारे में या मित्र मंडली उसके बारे में क्या ओपिनियन प्रकट करते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या समझते हैं, वह ख्याति उसकी हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सील का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में वह है, वास्तव में वह है। और आपका ख्याति का मतलब जो उसके बारे में कौन जानता है, समाज। एक कानूनी भाषा में नहीं भाई, सामान्य भाषा। जैसे कि एक मान लीजिए बहुत बड़े नेता हैं और रात में वेश्यालय अकेले जाते हैं। कोई नहीं जानता समाज का कि नेताजी वेश्या के पास जाते हैं और दिन में सफेद कुर्ता और पैजामा पहनकर लोगों से मिलते हैं। लोग जय जयकारा लगाते हैं। तो जो ये लोगों से मिल रहे हैं उनकी ख्याति है, और रात में जो घोटाला कर रहे हैं वह उनका सील है। ये माना जाता है कि सील या तो ऊपर वाला ही जान सकता है या आप यानी कि दानव या देव ही जान सकते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन ख्याति कौन जान सकता है? सभी लोग। अब आइए आगे बढ़िए। जो ये करेक्टर होता है, पहला क्वेश्चन आपका ये उठाना है। पहले आपका सेक्शन वाइज कवर किया जाए। जो ये करेक्टर या सील होता है आपका, जो आप 52 से 50 बिहार मेंस में भी इस बार पूछा गया था। बिहार मेंस में जे में इस बार ये क्वेश्चन आया था। बस 2 पेज 1.5 पेज लिखना रहता है। फिर एक बार देखिए, पहले तो सेक्शन तोड़ लेना है। अब एक एक करके सेक्शन वाइज चला जाए तब आपका शुरुआत किया जाएगा। जो करेक्टर के बारे में जो रेलेवेंसी दी गई है, सुसंगतता, वह 52 से लेकर और 55 तक है। ये पहले याद करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 52 से लेकर 55 तक की धाराएं हैं, वहाँ वाद या कार्यवाही के पक्षकारों का करेक्टर रेलेवेंट होगा कि गवाहों का करेक्टर रेलेवेंट है। ये दूसरा मॉडल आता है कि आपका जो सील सुसंगत बनाया गया है 52 से लेकर 55 तक, किसका सील सुसंगत है? दे देगा वाद के पार्टी की, यानी कि वाद के पक्षकारों की। फिर दे देगा विटनेस या गवाहों की। फिर दे देगा थर्ड व्यक्तियों की। और उपर्युक्त सभी। भाई सबका करेक्टर यहाँ नहीं है, केवल वाद के क्या है? पक्षकार। फिर एक बार याद रखिए, पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन, सेक्शन 52 से लेकर 55 तक में केवल वाद के जो पक्षकार हैं उनका चरित्र ही सुसंगत बनाया गया है। तो वाद के पक्षकार बंटवारा करिए, अभी हम करेंगे। लेकिन पहले आपका सेक्शन पहले बंटवारा भी कर लिया जाए भाई। तब पक्षकार। ये जो सेक्शन है आपका, इसमें कुछ धाराएं केवल सिविल मामलों में लागू होंगी और कुछ केवल क्रिमिनल में। याद रखिएगा, 52 से लेकर 55 तक ही ये भी अलग से पूछा जाता है। इसमें जो दो सेक्शन हैं आपका 52 और 55, ये आपका केवल दीवानी मामलों में लागू होगा, यानी कि सिविल में, व्यवहारिक में या नागरिक मामला। दीवानी, सिविल। और आपका जो सेक्शन तोड़ लीजिए, जो सेक्शन आपका 53 होगा, 53A होगा,
और 54 होगा। ये जो 3 सेक्शन है, 53 से लगातार क्वेश्चन इस समय बन रहा है। आपका हम बताएंगे उसका इतिहास भी पढ़ाते समय। लेकिन आपका फिर एक बार देखिए, ये जो 3 सेक्शन है, 53, 53A और 54, ये सिविल में लागू नहीं होंगे। सिविल मामले में इनका महत्व केवल किसमें है? आपराधिक, क्रिमिनल या दंडिक मामलों में। भाई सिविल में नहीं। तो कौन सी धाराएं सिविल में लागू होंगी? तो आपका 50 टू 55 कौन सी धाराएं केवल करेक्टर की क्रिमिनल में लागू होंगी? गलत ना हो, 53, 53A और 54। इसमें जो करेक्टर, अभी हम करेक्टर बताएंगे कानूनी भाषा में, ये नहीं कि वहीं से शुरुआत करेंगे। जब शुरू होगा तो धारा 55 के एक्सप्लेनेशन से ही वहीं से पढ़ा भी जाता है, तब 52 आया जाता है। लेकिन पहले जितनी सामान्य बातें हैं, सभी सामान्य बातों को गौर करना है, और तब आपका क्वेश्चन इसमें से निकालने के बाद ही करेक्टर चला जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसको हम तोड़ेंगे आगे। आपका जो 52 से लेकर 55 तक में है, पहला क्वेश्चन ये आया कि इसमें किसका करेक्टर रिलेवेंट बनाया गया है? किसका? तो केवल और केवल वाद के क्या मारेंगे? पक्षकार। अब ऑप्शन देखिए क्या आएगा। वाद के पक्षकारों का, गवाहों का, यानी कि विटनेस का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग नहीं जानते गहराई से, वह दोनों ही मार कर आएंगे। लेकिन किसी भी हाल में दोनों नहीं मारना है, केवल आपका क्या मारना है? वाद के पक्षकार। आगे हम पक्षकार तोड़ेंगे। अब ये आया कि भाई आखिर जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, या जो साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तो उसका करेक्टर का क्या होगा? यहाँ से तो कवर नहीं होगा। तो ऐसे गवाह का करेक्टर, तो गवाह का करेक्टर पर अटैक करिए, और 146 में। भाई याद रखिए, एविडेंस की कौन सी धारा? 146 याद रखिएगा। आइए, अभी बिहार एपीओ में भी 146 से क्वेश्चन बना था। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन ये बना था कि सन 2018 में तो 2018 में एविडेंस की किस धारा में संशोधन किया गया? तो वह आपका था 146 में, 146 में। 146 का जो प्रोविजो है आपका, उसी में थोड़ा बदलाव लाया गया परंतु में। तो भाई आपका 2013 में भी बदलाव लाया गया। फिर आपका 2002 में भी, 2018 में भी 3 बार परंतु को संशोधित किया जा चुका है। तो लेकिन उतना हम नहीं यहाँ बताएंगे, बस एक लाइन। अगर गवाह के करेक्टर पर अटैक करना है, यानी कि आपका, तो कौन सेक्शन आप कवर करेंगे? उसके सील पर अटैक करना है, तो आप बताएंगे कि आपका 146, यानी कि 146। तो 2-3 आपका कह सकते हैं कि अटैक करवाइए। मान लीजिए एक दुराचार की शिकार महिला है, अभियुक्त उसके करेक्टर पर अटैक करता है कि हजूर, ये इसका धंधा ही ये है, अर्थात ये वेश्यावृत्ति करती है, अतः इसका करेक्टर ही ढीला है, अतः इसकी बातों पर विश्वास या बिलीव न किया जाए। तो पहला संशोधन हुआ 2000, आपका देखिए तो 5 है कि 2 है, हल्का सा। 2002 में गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के बाद, और ये जो आपका, जो ये क्वेश्चन है, अब दुराचार की शिकार महिला से ऐसा क्वेश्चन पूछने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। वेश्या वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? नहीं। फिर आपका मामला आया निर्भया कांड। निर्भया कांड में
जो वकील साहब एपी सिंह जी थे, वह बार बार लड़की के करेक्टर पर अटैक कर रहे थे और लड़की के करेक्टर पर ये अटैक कर रहे थे कि जो बस में उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ लड़की के शारीरिक रिलेशन थे। अतः निर्भया की बातों पर आपका ज़्यादा महत्व न दिया जाए क्योंकि इसका करेक्टर ढीला था। बार बार कोर्ट में आपका एपी सिंह ये तर्क उठा रहे थे अभियुक्तों के बचाव के लिए। तो जब जेस वर्मा समिति बनी, आपका 2013 में संशोधन हुआ, तो पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य क्या किसी गवाह से उस बारे में कुछ पूछा जाएगा कि नहीं? नहीं। तो फिर पॉइंट पकड़ लीजिए। तो आपका जो पूर्व लैंगिक अनुभव है, प्रीवियस जो सेक्सुअल आपका कह सकते हैं कि फीलिंग है, वह रेलेवेंट नहीं होगी, उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता आपराधिक मामलों में। ये आपका 53A में है। और अगर पीड़िता गवाह के रूप में आती है तो इस बारे में कि क्या उसका पूर्व लैंगिक अनुभव था, इस बारे में क्या उस पीड़िता से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो दोनों का अलग अलग व्यू है। पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत आपराधिक मामलों में 53 है, और अगर वह गवाही देने महिला आई है तो इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 53A न मार दीजिएगा, कौन सा सेक्शन में जाएगा? 146। अब आइए, कुछ गवाह ऐसे होते हैं जो करेक्टर के बारे में गवाही देने आते हैं, सील के बारे में गवाही देने आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो बताइए, परीक्षाओं का क्रम एक बार फिर बताइए। एग्जामिनेशन का क्रम मैं एक दो दिन बताया था। गवाह की या विटनेस की सबसे पहले कौन सी परीक्षा होती है? एग्जामिनेशन इन चीफ। तो मुख्य परीक्षा कौन करता है गवाह की? जो उसे पहले बुलाता है। फिर विपक्षी कौन परीक्षा करता है? जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर बुलाने वाला री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। और फिर विपक्षी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो कोई विटनेस है, वह करेक्टर के बारे में आया है बयान देने, और आपका मुख्य परीक्षा हुई, तो क्या मुख्य परीक्षा देकर भाग जाएगा कि उसकी जीरा होगी कि नहीं? होगी, और इसमें कोई शक नहीं है। तो जीरा होगी, तो किस सेक्शन में जीरा होगी? यानी कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा हो सकेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना है। तो एविडेंस का एक और धारा जोड़ लीजिएगा, कौन सा? 140। फिर एक बार देखिए कौन सी धारा जोड़ना है? 140, यानी कि 140। जो गवाह करेक्टर के बारे में गवाही देने आया है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? तो कौन सा सेक्शन आप रट कर जाएंगे? 140। आइए, गवाह की विश्वसनीयता पर अटैक किया जाए। यदि ये गवाह विश्वसनीय नहीं है तो आपका कम कोरिलेट हो रहा है, हल्का सा ये कोरिलेट होगा। तो 155 एविडेंस में आप गवाह के विश्वसनीयता पर, यानी कि इस पर बिलीव न किया जाए, अटैक कर सकते हैं। और इसमें भी उसका करेक्टर क्या कर सकते हैं? आप ला सकते हैं कि इसका करेक्टर ढीला है कि ऊंचा है। तो भाई लूज है करेक्टर, तो आइए करेक्टर लूज देखा जाए। फिर अब आइए, आपका सामान्य नियम क्या है? देखिए, सामान्य नियम अब पहले आपका तोड़ लिया जब भाई सिविल क्रिमिनल, तब तो पहले फिर एक बार सेक्शन तोड़िए।
तब सेक्शन वाइज चला जाए, सेक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए फिर एक बार भाई, आप 52 पढ़िएगा। 52 की पूरक धारा 55 है। फिर 12 पढ़िएगा, 12 की पूरक धारा 55 है। तो आपका देखिए पहले आपका फिफ्थ, आपका 12 और 55 उठा जाएगा एक लाइन। सेक्शन 12 कहती है कि नुकसानी का रकम अवधारित करने के लिए, यानी कि कितना किस पक्षकार को डैमेजेज मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात को निर्धारित करने में आपका न्यायालय इस बात को निर्धारित कर सके कि कितना मुआवजा किसी को मिलना चाहिए, तो सभी तथ्यों को आप साक्ष्य में क्या कर सकते हैं, पेश। जो कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि मुआवजा कितना मिलना चाहिए। इसी के साथ आपका 55 भी पढ़ना रहता है कि किसी पक्षकार का ऐसा करेक्टर, करेक्टर माने आपका सील, जो मुआवजे की रकम को या तो अप कर दे या डाउन कर दे, यानी कि या तो मुआवजे की रकम को बढ़ा दे या मुआवजे की रकम को क्या कर दे, घटा दे। ऐसा जो सील होगा, क्या वह जो करेक्टर पक्षकार का है, वह एविडेंस में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो धारा 12 में तो सभी तथ्य और करेक्टर भी जो फ्लैक्चुएट करे रकम को, तो कौन सी धारा, 55। तो 55 समाप्त हो गई। ऐसा सील जो आपका जो किसी व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए, या तो उस मुआवजे पर प्रभाव डाल रहा हो, या तो मुआवजे की रकम क्या कर दे रहा हो, बढ़ा दे रहा हो, या क्या कर दे रहा हो, घटा दे रहा हो। रेस्ट ले लीजिए थोड़ा भाई, आपका मैंने कुछ कम ही पढ़ा जाएगा, फ्लो उतना बन नहीं पा रहा है। इसको हम जो सेक्शन आपका मैंने सामान्य बातें हो गई हैं, सेक्शन आपका कल हम पढ़ाएंगे 52 से लेकर 55 तक। पहले सिविल मामला, फिर क्रिमिनल, और फिर अलग से लिस्ट भी बनानी है। उसमें आज का लिस्ट बन रही है कब सुसंगत और कब विसंगत, तो उसका अलग अलग एक लिस्ट हम लिखवाएंगे। तो